आप लोग देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। हमारे चैनल आप तक तमाम खबरें जो है समय पर पहुंचाता है और जिस तरीके से हालात देश में चल रहे हैं कोविड-19 की महामारी से पूरा देश भली भांति परिचित है। क्या कुछ करना है क्या कुछ नहीं, ये तमाम जागरूक तमाम लोग भी हैं और ये जानते भी हैं कि इसकी गंभीरता कितनी दिन प्रतिदिन जो है गंभीर होने की ज़रूरत है, कितना सोचने की ज़रूरत है, तमाम एसओपीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है। इन सब के बीच में जो कितना कर्तव्य जो है देशवासियों का बनता है। एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पर एक तरफ लगातार प्रयास कर रही है कि इस महामारी से बाहर कैसे निकला जाए, इस चेन को कोविड-19 की चेन को कैसे तोड़ा जाए, उतना दायित्व एक आम इंसान का भी बनता है कि वो अपना योगदान जो है वो तमाम एसओपीज़ का पालन करके करे। हमारे साथ चर्चा में इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता मनोहर लाल जी, जो कि बहुत से मुद्दों को लेकर अपनी आवाज़ ज़रूर उठाते हैं और जनता की आवाज़ बनकर हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। मनोहर लाल जी, जिस तरीके से कोविड-19 के हालात हैं, आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर यूटी जो है बहुत हद तक इसको संभालने में कामयाब हुई है, या फिर जिस तरीके से मैं ये कहूँगा कि जब कोविड-19 के केसेस नंबर ऑफ़ केसेस कम थे तो लोगों में डर थोड़ा ज़्यादा था, आज नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा हैं तो लोग इसको लाइटली लेने लगे हैं? देखिए, सबसे पहले कोविड-19 के जो महामारी है पूरे दुनिया में और हमारा देश और हमारा प्रदेश जो जम्मू कश्मीर है, जो अब यूटी है, इससे वंचित नहीं है। इसका पूरा विजिबल इम्पैक्ट जो असर है पूरा ग्राउंड पे दिख रहा है और लगभग जम्मू कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट्स इससे पीड़ित रहे हैं। कहीं इसकी तादाद ज़्यादा रही है, कहीं फ्रीक्वेंसी कम रही है। ओवरऑल सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि सभी देशवासी और प्रदेशवासियों से मेरी ये अपील भी रहेगी कि हमें जो भी हेल्थ की एडवाइजरीज़ हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स ने जो हमें गाइडलाइन दी है उसको पूरा प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए, जिसमें मास्क है, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें, हैंड वॉश करें, सोशल डिस्टेंसिंग भी रहे, हालांकि कहीं ना कहीं रह जाती है। हम खुद ही पॉलिटिकल लोग भी अक्सर पब्लिक में रहते हैं, कहीं हमारे से भी कमियां रहती हैं, पूरा जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो नहीं होता है। फिर भी हमें पूरी सोसाइटी को, ना कि केवल सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन और होल सबको मिलके, सभी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी लोग इस देश के अंदर हैं, सभी जीओश लोगों को मिलके हमें एक साझे प्रयास करने चाहिए और इस ग्लोबल महामारी से लड़ने के लिए हमें हर तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। ये मुझे लगता है आने वाले समय में जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये पार्ट ऑफ लाइफ रहेगा। इससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं रहेगा और ये हमारी रूटीन काम भी सफ़र नहीं करे। रूटीन जो हमारी असाइनमेंट है, जिस फील्ड में है, कोई पॉलिटिकल फील्ड है, बिजनेसमैन है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, या दीगर दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई किसान है, लेबरर है, सभी को अपने अपने फील्ड में अपनी रोजी रोटी के लिए आगे बढ़ने के लिए काम करना होगा और इन सभी चीज़ों को देखते देखते पूरा एसओपी को फॉलो करके हमें आगे बढ़ें। और मुझे लगता है कि जहाँ तक आपने ये सवाल पूछा जम्मू कश्मीर का, ये नया एक्सपीरियंस था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, ना सरकार के लिए भी, और शायद जितनी तैयारी होनी चाहिए थी नहीं हो पाई है। उसके लिए मैं ये कहूँ कि किसी को मैं क्रिटिसिज्म करूँ वो भी ठीक नहीं होगा। मैं ये कहता हूँ कोई भी तैयार नहीं था, ना लोग तैयार थे, ना सोसाइटी तैयार थी, ना एडमिनिस्ट्रेशन उस तरीके से तैयार थी, ना सरकार ने उसमें रहा। तो प्रयास रहे। मैं ये कहता हूँ जम्मू कश्मीर में भी बड़ा प्रेशर 2-3 किस्म का रहा। एक तो बहुत से जहाँ के लोग हैं, लेबरर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जो एम्प्लॉई हैं प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में बाहर जाके काम कर रहे हैं, वो बाहर फंसे रहे। लॉकडाउन में से भी मैं ये कहूँगा, मैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी में क्रिटिसिज्म नहीं कहता, मैं ये ऑब्ज़र्व करता हूँ, शायद पूरे देश ने ऑब्ज़र्व किया, आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब नंबर ऑफ़ केसेस कम थे तो हमने लॉकडाउन इमीडिएटली कर लिया और हमारे बहुत से लोग बाहर फंसे रहे। फिर उन लोगों को लाने के लिए सरकार के लिए भी परेशानी रही, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बड़ा जोखिम उठाना पड़ा, और जो लोग सफ़र थे, जो लोग फंसे हुए थे, उनको आने में बड़ी दिक्कत आई। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, जिस तरीके से 15 मई को पहली ट्रेन जो बाहर से जम्मू में पहुंची, तो इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट वाइज लोगों को उनकी जगह भेजा गया, डोडा वालों को डोडा, भद्रवाह वालों को भद्रवाह, जम्मू वालों को जम्मू, सांबे वालों को इस तरीके से जब भेजा गया,
तो आपको लगता है उसके बाद लोगों का कहीं ना कहीं माइंड सेटअप इस तरीके से हो गया कि भाई जितने केसेस बढ़ रहे हैं, जो बाहर से लोग आए हैं उन्हीं की वजह से बढ़ रहे हैं और हमारे वाले यहाँ सुरक्षित है बिल्कुल? तो हाँ, दो चीज़ें मैं कहूँगा। जो भी लोग बाहर से आए हैं, चाहे वो अपनी गाड़ी निजी गाड़ियों से आए हैं, ऑन फुट चल के आए हैं, चाहे सरकार के प्रयास से आए हैं या किसी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ने भेजे हैं, जो भी लोग आए हैं, जब गांव में या किसी शहर में पहुंचे, लोगों में एक फेयर था, लोगों में डर रहा, लोगों ने उनको दूसरी नज़र से देखा। बहुत सी जगह में लोगों ने खुद ही करना वॉलंटरीली तौर पर उनको रिक्वेस्ट की और या एडमिनिस्ट्रेशन को कही या एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया तो उनको आइसोलेशन में रखने का प्रयास किया, मगर ये डर रहा। जे आप ये कहें कि जब ट्रेन आई है, ट्रेन में तो बहुत कम लोग आए हैं, इससे पहले बहुत से लोग, मैं बड़ा जुड़ा रहा। मेरा जो क्षेत्र है बिलावर, बसोली, बनी का पहाड़ी इलाका है, जो हीरानगर का कंडी इलाका, कठुआ, समूचा डिस्ट्रिक्ट, मुझे लगता है कोई लगभग 20,000 लोग जो है बाहर काम करते थे, चाहे किसी कंपनी में लेबर का काम कर रहे हैं, कहीं चौधरी हैं, कहीं इसमें प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉई हैं, कहीं बिजनेसमैन हैं बाहर, बहुत से स्टूडेंट बाहर पढ़ते थे। तो मैं 90% लोगों से मेरे टच में रहा, टेलीफोन कॉल आती थी, पूरा प्रयास किया मैंने, पूरे फॉलो करते हुए। मैंने भी अपने स्टाफ को सारी छुट्टी दी हुई थी, मैं उनको बुलाता था, खुद टेलीफोन अटेंड किया, सबसे बातें करते रहा, उनकी डिफ़िकल्टी सुनी मैंने, क्या क्या एक्सपीरियंस रहा। तो बड़ी तकलीफ में रहे हैं लोग, मैं नहीं कहता, उस एरिया की सरकार ने भी पूरी प्रयास किया, पर जितना बल्क में जो लोग थे उतना सिस्टम उसको उठा नहीं सकता था, एक चीज सिस्टम तैयार नहीं था। इसी का जिक्र मैं आपको बता दूं, अगर पिछले 4 केसेस की बात करें, डेथ के केसेस की बात करें, सबसे पहले 81 वर्षीय महिला जो कि उधमपुर से यहाँ पर लाई गई, उसके बाद जब उनकी डेथ होती है तो कोविड-19 का टेस्ट नहीं ले पाते और डेथ के बाद जितने भी घंटे 8 से 10 घंटे वो मॉर्चरी में रहे, उसके बाद जब पता चलता है वो कोविड-19 की पॉजिटिव है तो एक हड़कंप सा मच जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है एडमिनिस्ट्रेशन का इन चीज़ों को लेकर थोड़ा फेलियर सामने आता है। उसके बाद दूसरा केस जो सामने आता है प्रीतनगर डिग्याना का, जब उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जोगी गेट ले जाया जाता है तो वहाँ के मोहल्ले वाले ऑब्जेक्शन जताते हैं कि इस महामारी से हमें बचना है तो आप नियर बाय जहां पड़ता है वहां पर अंतिम संस्कार किया जाए। तीसरा केस जो सामने आता है, दुमाना में लेके जाया जाता है और अधजले शव को दोबारा से वापस लाया जाता है। और चौथा जो सिदड़े का सामने केस आता है, पीपी किट्स में परिवार के 4 व्यक्ति वहां जाते हैं तो उसमें से 3 बेहोश हो जाते हैं, 2 की मृत्यु हो जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत समय लगा उनको हॉस्पिटल लेके जाने का, एक को 3 बजे कैरी करके ले जाते हैं, दूसरे को 8 बजे लेके जाते हैं। उसके बाद डीसी मैम द्वारा जो एक कहा जाता है कि मुझे रिपोर्ट सामने दी जाए, 22 तारीख तक पहुंचाई जाए। आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक जगह निश्चित कर देनी चाहिए, एक शमशान घाट निश्चित कर देना चाहिए कोविड-19 का, कि दोबारा से कभी ऐसा, भगवान ना करे कोई ऐसा केस सामने आए, अगर इस तरह से कोई डेथ केस सामने आता है तो कम से कम एक जगह निश्चित हो जिससे किसी को दिक्कत कोई ना हो? इसमें आपने बहुत ही बेहतर कहा और मैं महसूस करता हूँ ये सभी इशू सामने आए हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमने सुने और देखे भी हैं। ये बड़ा चिंता और दुख का विषय है और मैंने ऑलरेडी कहा एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं ना कहीं से लैप्स रहा है, उसमें चाहे पूरा सिस्टम ये सारा ऑब्जर्व नहीं कर पाता। दूसरा, मैंने कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं देखी है, मेरी बात, इस एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऑफिसर सिंसियर थे भी, काम करना चाहते हैं, जहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बड़ी अननेसेसरी इंटरफेरेंस है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कांग्रेस से ताल्लुक़ रखता हूँ, बीजेपी की केंद्र में सरकार है स्टेट में, अपनी ये मैंने ऑब्जर्व किया प्रैक्टिकली। और ये मैं कहीं ना कहीं ऑफिसर करना चाहते थे, उनको रोका गया, चाहे वो लेबर वहाँ से लानी थी, हॉस्पिटलों में भी इसमें पिक चूज जो अरेंजमेंट करने थे उसमें भी कौन सामान इनको परचेज करके देगा, कौन ऑफिसर वहाँ रहेगा। आज एक ऑफिसर लगता था, कल 2-4 और लग जाते थे। मैंने लखनपुर में देखा, बस कठुआ का, लखनपुर में हर रोज़ 2-3 ऑफिसर और नए लग जाते थे, उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं रही। 3 दिन लोग लखनपुर में खड़े रहे, उनको चेकिंग नहीं हुई, उनकी सैंपलिंग नहीं हो पाई और आगे बॉर्डर एंट्री नहीं कर पाए। वो कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत से लोग जो अलीगढ़ से पैदल चल के आए, जो दिल्ली से पैदल चल के आए। एक टीम मेरे नज़र में आई, 60 लोग बम्बे से पैदल चल के आए, राजस्थान से पैदल चल के आए, गुजरात से पैदल चल के आए लोग, यूपी से और हरियाणा से पैदल चल के आए। जब जहाँ आते हैं तो जहाँ 2-2 दिन उनको रोका जाता है, फिर सैंपलिंग, तो वहाँ इतना सिस्टम नहीं था। एक चीज़
जैसे ये लोग कितना चिंता को एक शव को जलाने के लिए जा रहे हैं, वहाँ कोई उनको जलाने नहीं दे रहा। इनको पहले नोटिफाई करना चाहिए था। ये बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैं आपकी बात को इंडोर्स करता हूँ, सेकंड करता हूँ, और ये बात बड़ी जगह ही उठी है। आपको पता था डेथ भी हो रही है, और डेथ के बाद उनका अंतिम संस्कार भी होना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। कल आप एक वीडियो देख रहे थे, जम्मू कश्मीर छोड़ो, आप कर्नाटका देख रहे थे, एक ही खड्डे में 5 डेड बॉडियाँ डाली थी। किस तरीके से बॉडी खींच के डाल रहे हैं, जैसे कुत्ता बिल्ला कोई मर जाता है आदमी। इस तरह की बाकी देशों की भी बात करें, बाकी देशों में भी इस तरह हो रहा है कि अगर जहां पर एक दिन में 1000 2,000 डेथ हो रही हैं, तो वहां पर भी एक बड़ी सी जमीन में खड्डा खोद कर तो 1000 2,000 को एक साथ ही किया जाता है। तो बात अभी फिलहाल कोविड-19 के हालात को लेकर लगातार जिस तरह सरकार चाहती है कि अपने जितने ठोस कदम उठाए जाएं, इसी बीच जो मैं कहूं, इस माहौल में, कोविड-19 के माहौल में जिस तरीके से देश तैयार नहीं था कोविड-19 को लेकर, अब पिछले कुछ दिनों से 15 दिन, महीने, 2 महीनों से सियासी गतिविधियां दोबारा से जोर पकड़ती नजर आ रही हैं। ऑपोजिशन में बैठी हुई पार्टियां, अगर कांग्रेस की बात करें, आज जो डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम को लेकर लगातार सड़कों पर है और आवाज़ उठा रही है कि इतने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। क्या इन मुद्दों को लेकर भी, कोविड-19 के मुद्दों को लेकर भी, क्या ऑपोजिशन का फर्ज नहीं बनता था कि ये आवाज़ उठाई जाए एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ जाए? देखो, बहुत अच्छा आपने कहा, नंबर ऑफ टाइम हमने बोले हैं, तो वो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं बनाना चाहते थे। कांग्रेस ये अनुशासन को फॉलो करने वाली पार्टी है। मैं व्यक्तिगत तौर पर मेरे कम से कम 2, एंड मैं अपनी कहूँगा, सबसे पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए, अपने आप को तैयार। मेरे 2 डज़न इंटरव्यू होंगे, मैंने शुरू से कहा। देखो, मैं नेशनल लेवल की बात करूँगा। हमारे कहाँ इस देश में पहला जो पेशेंट आया कर्नाटका में आया जी, ठीक है, 29 इसके जनवरी को पहला केस आया। कहाँ? कर्नाटका ना, कर्नाटक, केरला में, केरला सॉरी, केरला में आया। 30 जनवरी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है एडवाइजरी पूरी दुनिया के सभी कंट्री को भेजी। जी बिल्कुल, WHO। हाँ, WHO ने भेजी। 30 नोटिफाइड है, कोई कुछ डिनाई करे, आइए ट्रंप कुछ कहें या हमारी सरकार कुछ कहे, वो नहीं है। जो नोटिफाइड चीज़ है 30 को भेजी। उससे पहले नवंबर महीने हमारा इमीडिएटली नेबर है चाइना में नवंबर और दिसंबर में बिल्कुल गना ये महामारी उसी एरिया में फैली हुई थी, और प्रेस भी उठा रही थी। हमारा पड़ोस है, उसका इम्पैक्ट जहाँ आना था। उसके बाद आप 30 जनवरी से लेके अब फरवरी के एंड 25-26 तक कोई एक्शन नहीं करते, कोई प्लान नहीं करते, कोई होमवर्क नहीं करते आप, क्योंकि 22 तक ट्रंप साहब की रैली होनी थी। आप ये बातें डाइवर्ट नहीं ना करनी, रियलिटी में मैं इसलिए बोल रहा हूँ। 22 को नाम ट्रंप को नमस्ते हमने कहे, तो उसमें 6,000 लोग तो ट्रंप साहब से 15 दिन पहले आए थे। वो लोग गुजरात में ठहरे, अहमदाबाद में, वो लोग बम्बे में ठहरे, वो लोग दिल्ली में ठहरे, एक जगह होटल में रहे। उसका उस रैली में जो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख लोग खड़े बैठे, जिसमें ट्रंप साहब ने वो भाषण दिया, मोदी साहब, उस रैली में 15,000 लोग विदेशों से, पर्टिकुलरली USA से आए थे। क्या आज USA नंबर 1 है कोविड-19 में। सबसे ज़्यादा पेशेंट जो है, डेथ्स भी वहाँ हुई हैं, सबसे ज़्यादा पेशेंट वहाँ से निकले हैं। तो वो लोग जहाँ आए थे, क्या उनकी स्क्रीनिंग 30 जनवरी के बाद 15 दिन पहले स्क्रीनिंग किसी एयरपोर्ट में हुई? किसी ने चेक किया उनको? कोई नहीं हुआ। उसके बाद आप ट्रंप साहब दिल्ली भी आते हैं, जहाँ भी उनके साथ जो लोग आते हैं, ताज उसमें भी जाते हैं, आपके आगरा फोर्ट में, तो सभी जगह, ताजमहल में भी, तो ये सभी जगह आते हैं जहाँ रुकते हैं। आपको कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदुस्तान भली भांति परिचित था कोविड-19 गंभीरता को। हिंदुस्तान में सबसे लेट कोविड-19 आया है, सभी देशों का चक्कर लगा के सबसे अंत में जो है यहाँ पर आया है, और आपको लगता है कि लाया गया है, और इसमें सारा सरकार जो है, सारा कसूर जो है वो सेंटर सरकार का है। उन्होंने उस समय पे इसकी गंभीरता को नहीं समझा। मुझे लगता है पूरा देश समझता है, सेंट्रल सरकार की प्रायोरिटी थी ट्रंप साहब की वो रैली कराना, क्या ट्रंप साहब को आगे इलेक्शन में जाना है, उनकी गेटविल बनानी थी। जो इंडियन लोग वहाँ हैं,
कैलिफोर्निया और यूएसए के बाकी शहर में वो बोर्ड किस तरीके से खुश करना था उनको, वो एक प्रायोरिटी ये थी। दूसरा जो मध्य प्रदेश में सरकार करानी थी, मध्य प्रदेश शिवराज चौहान को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाना था, वो प्रायोरिटी थी। जिस तरह आप देखो कोविड-19 का आपने एक फिर 25-26 को आपने देखा फेब को, 25-26 फेब को इन्होंने मोदी साहब ने 1 डे जनता कर्फ्यू अनाउंस किया। जब ये तमाम चीजें कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन बैठ के अगर जानती थी, एक चीज आपने कहा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि इस चेन को तोड़ना है तो सबसे सरल उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। लगातार पिछले 10 दिन से कांग्रेस पार्टी पेट्रोल और डीजल को लेकर मांग और आवाज उठा रही है, लगातार धरने प्रदर्शन कर रही है। क्या वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नजर आ रहा है? मैंने ऑलरेडी आपको कहा, मैं 2 चीजें आपको कहना चाहता हूँ। मैं पहले मेरी उसे कंप्लीट कर दूँ आपकी बात का रिस्पॉन्स जी। 2 चीजें मैं कहना चाहता हूँ। देखो जब 26 को आपने ये कर दिया अपना जनता कर्फ्यू, उसके बाद 29 को आपने लॉकडाउन कर दिया, ये 10 दिन 15 दिन जो जितने भी लोग हमारे बाहर थे ये आ जाते, उस वक्त बड़े कम नंबर अब तो होते ही नहीं, 0 निगलिजिबल होते तो कुछ लोग कोरोना वायरस को लेके आते, बड़े निगलिजिबल होते, उनको आते ना, उनको दिक्कत होती, चाहे सरकारी गाड़ियां लगाते चाहे अपने निजी खर्चे पे लोग आते, वो लोग आ जाते उनको आने देते, वो भी हमने नहीं किया। और उसके बाद लॉकडाउन कर दिया, 3 महीने लॉकडाउन या फिर कराई हुई भी उन लोगों को लाया। कुछ लोग पैदल आना शुरू करके, कोई अपनी गाड़ियों से आए, कोई बहुत ह्यूज 4 टाइम 5 टाइम ज़्यादा एक्सपेंसिव गाड़ियाँ करके चोर दरवाजे से आए, तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी प्रेशर पड़ा। हाँ, तो एक चीज़ ये रही। उसके बाद जहाँ आए, जहाँ जितने भी अपने कोविड-19 के लिए अपने सेंटर बनाए थे, वहाँ प्रॉपर हाइजीनिक तरीका नहीं था। एक रूम में आपने 40-40 लोग रखे थे, अच्छा ना ही प्रॉपर पानी का ना टॉयलेट का कोई इंतजाम था। वहाँ एक पेशेंट आया, आपने कहा चीजें तैयार कोई नहीं था, चीजें सीखने को समय लगता है। आज होटल क्वारंटाइन के लिए भी लोग जा रहे हैं, उनकी सुविधा वो चीज है कि अगर आपने गवर्नमेंट फैसिलिटीज के क्वारंटाइन सेंटर्स में नहीं रहना तो आप होटल क्वारंटाइन हो सकते हैं। आज धीरे धीरे सही 24 घंटों में जो बाय एयर आ रही है, 24 घंटों में उनकी रिपोर्ट उनके हाथ में पहुंच रही है, सीधा नेगेटिव आती है, आप सीधा घर पे जाएंगे और होम क्वारंटाइन होंगे। ये तमाम चीजें जिस तरीके से आपने कहा कि देश में कोई तैयार नहीं था, कोविड-19 को लेकर तैयार नहीं था। अगर अभी देखा जाए 6 लाख से ऊपर पॉजिटिव मामले और 3-3.5 लाख से ऊपर रिकवरीज, अगर 135 करोड़ जनसंख्या की बात की जाए तो इसकी रेशियो मात्र देखा जाए बाकी देशों के मुकाबले में ना के बराबर है। क्या इस तरफ की अगर बात करें, क्या एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर यहां पर दिखता है? 135 करोड़ जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए जिन जिन लॉकडाउन का पालन करने के लिए कहा गया, उसके बाद जिस तरीके से अनलॉक किया गया, अनलॉक 2 शुरू हो चुका है, आपको लगता है कि 135 करोड़ जनसंख्या में से इतने केसेस सामने आना एक बाकी देशों के कंपैरिजन में ज़्यादा है कि कम है? मैं उस बात को नहीं कहता हूँ। देखो जम्मू कश्मीर की बात नहीं, देश में कोरोना आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब चाइना में वायरस आया, चाइना से वेस्टर्न कंट्री में गया, वहाँ से जब जहाँ आया, हमने जब ये लॉकडाउन किया, लॉकडाउन से पहले हमने बाहर लोगों को लाया। अगर कांग्रेस पार्टी सेंटर में होती, अगर कांग्रेस पार्टी सेंटर में होती तो कैसे रोकती कोरोना? ये तमाम लोग जानना चाहते हैं। अगर सेंटर में सरकार कांग्रेस पार्टी की होती, हम प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं होती, मनमोहन सिंह जी सरकार होती, तो कैसे रोकती कोविड-19 को देश में आने से? मेरी बात सुनिए, पहले मुझे कंप्लीट कर दो। हाँ, 2 चीजें मैं जो कह रहा हूँ, देखो विदेश से अपना बाहर लोग आके जहाँ आए, जहाँ आपने उनको कोई टेस्टिंग नहीं की एयरपोर्ट में, उनको आइसोलेशन में नहीं रखा, क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा सकते थे, और उन लोगों को बाहर ट्रीट किया जाता। एक भी पेशेंट जम्मू हिंदुस्तान में नहीं आता, ठीक है? ये आप मानते हो, मेरे से एग्री करते हो? वहाँ से आया जहाँ कोई वायरस पैदा नहीं हुआ, चाइना में हुआ, चाइना से वेस्टर्न कंट्री चलिए, ईरान, इराक, वहाँ से वो लोग जहाँ आ जाते हैं, जब जहाँ लोग आते हैं, आप उनको स्क्रीनिंग करना हमारा फर्ज था। जब पूरी दुनिया में अगर मार्च में यहाँ पर कोरोना वायरस दस्तक देता है, तो क्या अगर कांग्रेस पार्टी सेंटर में होती तो वो क्या जनवरी महीने ही कोविड-19 की तैयारी शुरू कर लेती या पिछले साल ही कर देती? कैसे रोक पाती जिस चीज का जिक्र, जिस चीज का अता, जिस चीज का पता मार्च महीने से शुरुआत हुई हो? क्या उसके 1 साल पहले
दिसंबर से या नवंबर से तैयारी शुरू कर लेती कि वुहान, चाइना के वुहान से कोविड-19 शुरू हुआ है, पूरे देश में फैल रहा है, हमें 6 महीने पहले ही लॉकडाउन करके चलना पड़ेगा। क्या ऐसे, क्या सेंटर में बैठे कांग्रेस ऐसे करती? जरूरत ही नहीं थी लॉकडाउन, पता नहीं आप क्या समझते हो, चाहे वायरस अगर लॉकडाउन मेरी नंबर बात, ऑफ केसेस, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात नहीं फॉलो। जी। नंबर ऑफ केसेस जब 1000 में थे जी। तब आपने लॉकडाउन दिया, अब लाख में है, कौन सी जस्टिफिकेशन कर? आप पहले खुद ऑब्जर्व करिए, मेरी बात अदरवाइज नहीं लेना। नहीं देखो, देश को तो एक किस्म का अंडर एस्टिमेट कर लिया देश को। मेरे अंदर इतनी जानने की शक्ति नहीं है। जब इस देश में सैकड़ों में केस थे, जब देश में 1000 में केस थे, आपने लॉकडाउन रखा, आज लैक्स में केस हैं। तो अमेरिका ने जिस तरीके से किया, अमेरिका ने कहा हमारी जीडीपी डाउन नहीं होनी चाहिए, हमारे व्यक्ति मरते हैं तो मरने दो, हमें परवाह नहीं। उनके अमेरिका के 1000-1500 रोज डेथ का आंकड़ा सामने आता था। अमेरिका ने लॉकडाउन नहीं किया, उसने साफ तौर पर बोल दिया कि मेरे लिए मेरे देश की इकोनॉमी सबसे ऊपर है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब भी संबोधित किया यही कहा कि जान है तो जहान है। सबसे पहले मेरा फर्ज, बात वही आती है, अगर नहीं, वो आंकड़ा बढ़ता ही बढ़ता। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा सा है कि अगर सेंटर में प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के होते तो कोविड-19 को कैसे बचाते? मेरी बात सुनिए, तो सबसे पहले जो अब हैं पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, जब आएंगे उसको भी बताता हूँ हम क्या करेंगे, वही बताता हूँ। सबसे पहले इस सरकार से अनफॉर्चुनेट रहा, मेरी बात फॉलो कीजिए। जब सैकड़ों में केस थे, हंड्रेड्स में थे, जब 1000s में केस थे, तब हमने लॉकडाउन कर दिया। अब लैक्स में केस हैं, हमने अनलॉक कर दिया। आज इकानमी की फिक्र हो गई, उस वक्त नहीं थी। उस वक्त हमने अपने लेबरर्स को, अपने स्टूडेंट्स को भी, बिजनेसमैन को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में नहीं लाया, विदेश से हमने बाहर लोगों को मंगाया। पाकिस्तान से 750 लोग आए हैं, ईरान से लोग आए हैं, चाइना से लोग आए हैं, इटली से आए हैं, फ्रांस से आए हैं, जर्मन से आए। किसी भी देश की जिम्मेवारी बनती है कि अपने लोगों को वापस कर लाया जाए। तो अपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स में आप उनको लेबर को क्यों रोकते हैं? क्या जस्टिफिकेशन है? तो उसके लिए जो नहीं है जस्टिफिकेशन, आप नहीं जो लोगों को ये बात समझा सकते। सरकार से कमी रही है एक बात। दूसरी बात यह कहते हैं सरकार क्या करती है। देखो, मैं देश की सरकार में ना पहले रहा हूँ कांग्रेस की, ना प्रदेश में हम रहे हैं या नहीं रहे हैं, मगर बेटर हमारी जो नेशनल लीडरशिप है वो बता सकती है। मैं मेरे एज इस देश का सिटीजन होने नहीं, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये बताता। देखो, सरकार के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है लोगों के पास नहीं होती। जब चाइना में ये पेशेंट आए तो सरकार को उसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए था। आपको पता, राहुल गांधी जी ने कहा, आप कहते हो सरकार बोली नहीं, फेब में राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा, आपने सुना स्टेटमेंट पार्लियामेंट इन दी फ्लोर ऑफ हाउस का, और इन्होंने उसको बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। कुछ बहुत से लोगों ने उसका मजाक उठाया। आप अपोजिशन की बातों को सुनना नहीं चाहते, अपोजिशन को बात करना नहीं चाहते, उस पर आप अमल नहीं करते, आपको पास जो इन्फॉर्मेशन है वो उस पर आप एक्ट नहीं करते। तो आपकी बात मान लीजिए, कहीं ना कहीं लैप्स रहा। हमने शुरुआती तौर पे भी ये कहा, तमाम दर्शक जानते हैं कि हमने कहा कि बहुत सी कमियां कुछ रह गई होंगी सरकार से, क्योंकि कोई भी देश अगर बात करें देश की तैयार नहीं था कोविड-19 को लेकर। 5 अगस्त 2019 के बाद जब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बनता है, तब से लेके अभी तक क्यों ऑपोजिशन चुप बैठी है? क्यों उनके पास मुद्दे नहीं मिल रहे? क्या वो इंतजार कर रहे थे कि डीजल के दाम पेट्रोल से बढ़ जाएं तो अब अपोजिशन आवाज उठाई जाए? अभी फिलहाल तो अगर एनसी की बात करें, एनसी और कांग्रेस काफी देर एक साथ सरकार में रही हैं, और आज कांग्रेस ने चुप्पी तोड़ी है तो पेट्रोल और डीजल के दामों पर आवाज उठाई है। एनसी के तमाम लीडर इस समय बाहर हैं, फरूख अब्दुल्ला जी बाहर हैं, उमर अब्दुल्ला जी बाहर हैं। चुप्पी क्यों है डिलिमिटेशन को लेकर भी? और अगर कांग्रेस ने आज आवाज उठाई है तो पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर क्यों नहीं उठाई गई पहले ये आवाजें? किस वजह से 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक आवाज नहीं उठाई गई? मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है। आप ये सवाल कांग्रेस से नहीं पूछिए, ये सवाल सरकार से पूछिए। ये सवाल किससे आना? सरकार। और क्या अपोजिशन को, कांग्रेस को बात करने का मौका देती है वो? आपको पता, 5 से लेके ये स्टेट पूरी कर्फ्यू के अंडर रही है। ये स्टेट आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के कंट्रोल में रही है। हमारे 99% लीडर्स होम डिटेक्शन में रही है। पूरा देश जानता है, पूरा ग्लोबल सोसाइटी जानती है। जे बीजेपी और के कार्यकर्ता आदरणीय मोदी साहब के भी जानते हैं वे कहाँ थे। तो जब आप एक कमरे में बंद हो तो आपकी बात कहाँ?
बोलने की आज़ादी सबको मेरी है। बात बोलने की आज़ादी वो सबको कौन है। कहता नहीं बोले? आपने कभी मेरे स्टेटमेंट सुने? आप 6 को सुबह 8 बजे मैंने पहला इंटरव्यू दिया है, 5 अगस्त से 6। आप सुनिए, पूरे स्टेट अपना फेसबुक में भी लगा है, आपके यूट्यूब में भी पड़ा है, अगर कोई जरूरत है मैं भी 6 में मैंने क्या कहा, 8 बजे सुबह मेरा पहला इंटरव्यू है। 5 को जे ड्यूटी बनी तो बाद में 31 को की, आर्डर पार्लियामेंट में जो उन्होंने उसको पास करके कर दिया। तो 6 को मैंने पार्लियामेंट के अंदर हमारे जो लीडर हैं सन ऑफ साइल हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब ने क्या नहीं बोला, मुझे बताओ आप। ये पता नहीं कि मीडिया की याददाश्त इतनी कमजोर क्या है? जब मीडिया बीजेपी को डिफेंड करना चाहता है, सरकार मीडिया कभी किसी पार्टी को डिफेंड नहीं करती। बात मुद्दों देखो, हमने तमाम मुद्दे उजागर किए हैं टोल प्लाजा को लेकर, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने कहा था कि नितिन गडकरी जी को चिट्ठी लिख दी है, टोल प्लाजा उखाड़ कर फेंकेंगे, टोल प्लाजा उखड़ा नहीं करना चाहते हैं, मोदी जी को नहीं करना चाहते हैं। अब रविंद्र रैना ने कहा टोल प्लाजा किसने लिया? आप रविंद्र रैना को गाली देना चाहते हो? जम्मू की बीजेपी नालायक है, जो ऑर्डर करता है वो अच्छा है। ये आपने माइंड को क्लियर कीजिए। मैं जम्मू के पत्रकारों से, मेरा आपके चैनल के माध्यम से, आप दिखाओगे नहीं? आपने ये लाइव चल रहा है, ये दिखाने का नहीं। आपने कहा कि डिफेंड करती है मीडिया। मीडिया कभी किसी पार्टी की नहीं होती, ना ही किसी पार्टी को डिफेंड करती है। मीडिया सवाल जो है, मीडिया जो सवाल है वो भाजपा से भी पूछती है, वो अपोजिशन से भी पूछती है। आप तमाम हमारे पेज में इंटरव्यू देख लीजिए। हम प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी से भी इसी तरीके से सवाल पूछते हैं कि टोल प्लाजा का क्या हुआ, जेके बैंक एस्पिरेंट का क्या हुआ। मैं वही चीज बता रहा हूं आपको, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, आप अपना पक्ष रखिए, आप अपना पक्ष रखिए। जी देखो मीडिया क्या है इस देश का। मीडिया को एक मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बाकी सारे चोर हैं बीजेपी की। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब भी मीडिया यही थी, तब भी मीडिया यही थी। आपको लगता है पिछले 6 साल में मीडिया की सोच बदल गई? 2006 में आपने देखना क्या कहा, आपने मौनी बाबा को कहा, मोदी को आपने क्या नहीं कहा? आपने सब कहा, हर चीज। कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि प्रधानमंत्री जो है वो चौकीदार नहीं है, वो चोर है। ऐसी भी बयानबाजी है। प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। स्टैंड करते हैं, हम आज भी स्टैंड करते हैं। आज भी राहुल गांधी जी कहते हैं राफेल डील में इंक्वायरी, जब हमारी सरकार आएगी इंक्वायरी होगी। राफेल डील में गफला हुआ है, 525 करोड़ के में जो डील हुई है, 1617 करोड़ कैसे गया बताएं ना, जवाब दें। देश जानना चाहता है, देश का संसद पार्लियामेंट जानना चाहती है, देश की प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी जानना चाहती है, देश का आम नागरिक जानना बहुत कुछ जानना चाहता है। 2014 से पहले कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, वाड्रा की बात करें, तमाम चीजों को लेकर वही चीज मैं कह रहा हूं। आपने कहा कि मीडिया 2014 के बाद चेंज हो गई है। आज देश जानना नहीं चाहता। 6 साल में एक्शन किया हुआ, 6 साल देश नहीं अब जाना है। देश ने हुकूमत मोदी जी को सौंपी है। मोदी जी एक्शन कर रहे हैं बॉर्डर के खिलाफ, मोदी जी कॉमनवेल्थ की इंक्वायरी करें। 2G का क्या हुआ, कोला स्कैम का क्या हुआ, 2G का क्या हुआ, मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। 2019 को भी कांग्रेस का और बाकी पार्टियों का कहना था कि 2019 में अब वो मोदी लहर नहीं रही, अब वो वेव नहीं रही 2019 में। बट क्यों लगता है एक आम जनता जो है वो जागरूक है, वो पॉलिटिक्स को भली भांति जानती है, सही और गलत को बड़े अच्छे तरीके से जानती है। और सिंपल सी बात है, कोई भी मीडिया हाउस किसी पार्टी से नहीं होता। और 2014 से पहले भी यही मीडिया थी, 2014 के बाद भी यही मीडिया है, 2024 के बाद भी यही रहेगी। 2014 से पहले भी क्या रोल इस मीडिया का था नहीं बता। 2014 से पहले काला धन की बात की किसने? आप मीडिया क्यों चुप है? काला धन कितना वापस आया? मेरी बात सुनो, 25 करोड़ की बात आप करते हो कभी? मीडिया कहाँ सोया देश का? मेरी बात बुरी नहीं। 25 करोड़ जॉब देंगे मोदी जी, 6 साल हो गए, कितने जॉब किए? करोड़ों जॉब इस देश के युवाओं ने खोए हैं। कहाँ है मीडिया? आपने उस वक्त इस देश को ये कहा गया कि 35 रुपए का पेट्रोल डीजल मिलेगा, मोदी जी को लाए। आज पेट्रोल डीजल 35 मिला, 2014 से आज तक ले जाए। आप बात कीजिए मेरे से। आपने कहा जम्मू कश्मीर की ड्यूटी बढ़ाने के बाद जहाँ एम्प्लॉयमेंट होगी, बिजनेस फैलेगा। आप मुझे 1 साल होने जा रहा है, 10 महीने का बताए कितने रोजगार आपने दिए? आपने 2015 से लेके 2020 तक सारे फार्म जो भरे थे वो कैंसिल कर दिए। तमाम सवाल हमने भी पूछे कि 50,000 नौकरियां कहाँ हैं, ये हमने पूछे। आपको आप बिल्कुल बोलिए। हमने भी सवाल पूछे कि 50,000 नौकरियों का जो वादा किया था वो कहाँ पर है? जेके बैंक एस्पिरेंट्स के जो स्टूडेंट है जिनको आश्वासन दिया था आपके साथ गलत नहीं होगा, वो कहाँ पर है? ये तमाम सवाल टोल प्लाजा को लेकर भी हमने पूछे। रविंद्र रैना को नहीं पूछिए, बेचारा क्या है उसकी पार्टी से। आप पूछिए मोदी जी से, अमित शाह जी से। ये बदकिस्मती है,
इस रियासत को मत बरमत कीजिए, धोखा हो रहा है इस रियासत के साथ। रविंद्र राणा जी जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे सवाल पूछे जाएंगे? नहीं पूछे जाएंगे। इस देश आज प्रदेश अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर नहीं है जहाँ। आप सवाल पूछिए मोदी जी से, सवाल पूछिए आप अमित शाह जी से, सवाल पूछिए राम माधव से। गलत हो रहा है, एक जम्मू कश्मीर को एक धोखा देने का प्रयास हो रहा है। रविंद्र राणा उनको, उनकी पार्टी को तो सीरीज नहीं लेती, वो मुख्यमंत्री थोड़ी है। डीलिमिटेशन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस बैकफुट पर आ गई है, डीलिमिटेशन को लेकर उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। कांग्रेस का स्टैंड क्या है डीलिमिटेशन को लेकर? बहुत से इशू है। कांग्रेस का स्टैंड हमेशा शुरू से रहा, आपको पता गुलाम नबी आज़ाद साहब इस रियासत के मुख्यमंत्री थे। डीलिमिटेशन का बिल जम्मू कश्मीर की असम्बली में प्लेस किया गया, उस वक्त ना एनसी ना पीडीपी ना किसी बीजेपी ना पैंथर ने किसी ने सपोर्ट की। अल्टीमेटली उसको बिल को वापस लिया। कांग्रेस पार्टी डीलिमिटेशन के पक्ष में है। पर मेरी बात सुनिए, सीनियर लीडर विक्रम मल्होत्रा जी, मनजीत सिंह जी का एक ही रातों रात में कांग्रेस के तमाम नेताओं का दामन छोड़ देना, कांग्रेस को जी अमीर साहब को एक चिट्ठी लिख देना कि हमारा साथ यहीं तक था, उसके बाद अपनी पार्टी को ज्वाइन करना। 5 अगस्त से पहले भी अल्ताफ बुखारी जी होम मिनिस्टर से मिलने जाते हैं, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने जाते हैं, अमित शाह जी से मिलने जाते हैं और तमाम बातों को लेकर बात करते हैं कि स्टेटहुड जो है वो रहना चाहिए। उसके बाद जब यहाँ पर मीडिया को एड्रेस करते हैं तो उन्होंने ये कहा कि मैं आश्वासित होकर आया हूं, वही आश्वासन आपको दे रहा हूं कि एक बार दोबारा से यूटी से हमें स्टेट का दर्जा मिलेगा। जितनी बार भी वो सेंटर से मिलकर आए, आश्वासन दिया गया, लेकिन इतने बड़े लीडरों का अचानक से साथ छोड़ के चला जाना और अपनी पार्टी को ज्वाइन करना कैसे लेती है कांग्रेस? मेरी बात सुनिए, पता नहीं आप सीनियर लीडर किसको कहते हैं। मेरी बात सुनिए, काफी समय दिया है। मेरी बात सुनिए, मैं 2 बार एमएलए रहा हूँ जी, मैं 2 बार एमएलए रहा हूँ, मिनिस्टर रहा हूँ 6 साल। मैं अपने आप को सीनियर लीडर नहीं मानता, मैं डिस्ट्रिक्ट का एक प्रेसिडेंट हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। सीनियर लीडर कब आपके मनजीत सिंह जी पहले बीएसपी से इलेक्शन लड़ी, उससे पहले एनसी में थे। अब देखो पहले एनसी में थे, अब मैं डिस्कस नहीं करना चाहता था, आपने बड़ा उनको दिया। मैं पहले एनसी में थे, एनसी से आगे वो बीएसपी में एमएलए बन गए। मनजीत सिंह जी का चलो हम, आपने कहा कि कार्यकर्ता है, तमाम व्यक्ति कार्यकर्ता है, कांग्रेस में आते हैं। श्यामलाल जी एक बड़े नेता, एक बड़ा नाम, अखनूर बेल्ट के एक बड़े नेता, एक बड़ा नाम, आखिर क्या आन पड़ी कि श्यामलाल जी ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा थाम लिया? क्या आप ये बताएंगे? शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के वाजपेयी जी के टाइम में हेल्थ मिनिस्टर रहे, वो कांग्रेस में क्यों आए? सवाल है बीजेपी से। देखिए ऐसे सवाल देखना हो तो इंसान कहेगा नवजोत सिंह सिद्धू जी भाजपा से कांग्रेस क्यों गए। सवाल वो नहीं है, सवाल जम्मू कश्मीर की बात है, सवाल जम्मू का है। श्यामलाल जी एक बड़ा, आपने एक बात की ना सीनियर जूनियर की, हम कार्यकर्ता हैं, मेरे को इतने साल हो गए, वो भी कार्यकर्ता हैं, लेकिन श्यामलाल जी जैसे एक बड़े नेता, एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी क्यों ज्वाइन की? आप मैं एक बात और पूछना श्यामलाल जी से, आप बोलती क्यों बंद है? अब जम्मू की आवाज़ क्यों बंद हो गई? आज जम्मू के महान स्वाभिमान और हिंदू और डोगरा की बात करते थे, आज क्यों नहीं बात होती है? ये मैं पूछना चाहता हूँ। चौधरी लाल सिंह जी भी गए थे, जहाँ से चौधरी लाल सिंह जी भी गए थे ना, हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं। अब कहाँ हैं, क्या है? आते हैं। कांग्रेस भी एक संगठन है, बीजेपी का संगठन है, देश के दोनों नेशनल पार्टियां आते हैं। बहुत से लोग जहाँ से बीजेपी में गए, बहुत से बीजेपी के लोग जहाँ आते हैं, ये अपनी अपनी उनकी है। कुछ लोग विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो विचारधारा में कांग्रेस में और बीजेपी है अपनी विचारधारा के साथ तरीके से चलते हैं, वो उससे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। कुछ लोग पावर एंजॉय करने आते हैं, वो देखते हैं जो पार्टी पावर में है उसके साथ दौड़ जाते हैं, पावर एंजॉय करके फिर दूसरी तरफ आते हैं। ये रहा है इतिहास। कांग्रेस दोबारा आती है तो क्या 370 वापस आएगी? क्या 370 को वापस लाया जाएगा अगर कांग्रेस दोबारा? देखो 370 बहुत से इशू है, एक बात नहीं, इस पर डिपेंड नहीं करेंगे। 370 में क्या है, इसमें बात एक अलग आप करोगे, मैं बोलूँगा। मैंने 6 अगस्त को मैंने बोला है, 6 अगस्त को मेरा कंप्लीट इंटरव्यू इसमें आया है। मेरा तो जो मानना है, देखो बहुत एक 370 नहीं है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। 370 को स्क्रैप नहीं किया है, 370 टूटा नहीं। अभी जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का पार्ट बाई वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 370 है। 370 के क्लास 2 को अमेंड किया है, 2-3 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल को अमेंड करके एक सेक्शन अमेंड किया है, पूरा 370 नहीं टूटा है। ये गलत बात नहीं हुआ। और 370 टूटता तो जम्मू कश्मीर के देश के साथ जो रिलेशन था उसको डिफाइन करना पड़ता, चाहे पंजाब और हिमाचल या बाकी स्टेटें हैं,
तो इंडियन यूनियन में कैसे उसका पार्ट बनता। डोमिसाइल को कैसे देती है? डोमिसाइल को कैसे इन्होंने देती है? उस सेक्शन को अमेंड करके स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेट को 2 पार्ट करके 2 यूटी बना के और केंद्रीय सरकार के उसमें शामिल कर दिया। मैं ये कहता हूँ यूटी जो बनी है अनफॉर्चुनेट है। मैं उस दिन भी कहा, आज भी इसका जम्मू का बुलाने को। जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ी स्टेट है, जहाँ के टोपोग्राफी, जहाँ के जोग्राफिकल कंडीशन, जहाँ का एरिया के लिहाज से जम्मू कश्मीर देश की 5th स्टेट है। एरिया लिहाज से बहुत बड़ी स्टेट है। तो ऐसी इतनी नहीं बड़ी स्टेट को एक एलजी नहीं मैनेज कर सकता। आप देख रहे हो आज सरकार आज एक आर्डर पास करती है और शाम को उसको वापस करती है, क्योंकि उनको पूरी इनपुट नहीं होती। जब 90 एमएलए होते थे, स्टेट का चीफ मिनिस्टर कैबिनेट बैठती थी, तो वो पूरे उसके प्रास काउंट देख के वो ऑर्डर करते थे। रोज़ 1, 2, 4 घंटे के अंदर ऑर्डर विड्रा नहीं होते थे, नहीं हुए कभी। आज ऑर्डर विड्रा करें कहीं ना कहीं सरकार ये मैंने नहीं कहा, जे एलजी का भी स्टेटमेंट है मौजूदा जो है, और पहले गवर्नर जी का भी, ये स्टेट बहुत बड़ी है, जे अगर ना ड्यूटी नहीं रह सकती एक दिन बनेगी। और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी कहा पार्लियामेंट फ्लो कि हम इसको दोबारा स्टेट का दर्जा देंगे। नहीं, मैं नहीं सोच सकती। 1 नंबर ये कुछ आपका दिल्ली नहीं है जी, आपका चंडीगढ़ नहीं है जी, गोवा या दूसरी छोटी छोटी स्टेट। आपको लगता है कि एक आम जनता को जो दिक्कतें पहले आया करती थी, अपने एमएलए के पास जाया करते थे, आज वो दिक्कतें कहाँ लेकर जाएं, किसको सुनाएं? एक आम जनता कहीं ना कहीं आपको लगता है पीछे है? बहुत ज़्यादा है, ये फैक्ट है। एक तो मैं सीधा कहता हूँ, जो भी है मैनेजमेंट, इसमें इलेक्शन होने चाहिए। जो नुमाइंदे बने, किसी पार्टी की हुकूमत बने, लोग आप उनके पास जाते हैं और उन मसाइल को, 1 मिनट पानी ले जी, उन मसाइल को प्लीड करते हैं। और लोगों की अपने जो लीडर हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके पास पहुंचना आसान होता है। एलजी गवर्नर जो स्टेट का ना, एमएलए को भी टाइम लगता है गवर्नर के पास पहुंचने में, कहीं कहीं महीनों वेट करना पड़ता है। मैं आपको कहता हूँ एलजी के पास तो कहाँ ऐसा होगा, कहाँ ऐसा होगा भी आम लोग, जहाँ अगर ये असेंबली भी बन जाती है, बहुत से अधिकार एलजी के पास रहेंगे, होम मंत्रालय के अधिकार उनके पास रहेंगे, रेवेन्यू और के एक्साइज वगैरह के उस सेक्टर में किसी को दिक्कत आती है तो लोगों को कैसे किसी पुलिस स्टेशन के खिलाफ कंप्लेंट देनी है, किसी पटवारी के खिलाफ होगी, तो कहाँ एक आदमी नागरिक किसान उठ के बनी बसोली मड़ुआ दक्षिण से उठ के कंडी के इलाके से उठ के बॉर्डर से उठ के कहाँ एलजी के दफ्तर में जाएगा, तो एलजी साहब उसको सुनेंगे। तो ये इनजस्टिस है, ये इस स्टेट में ये एक्सपेरिमेंट फेल होता है। और दूसरा, इस देश में पहली एक ऐसी स्टेट थी जो डोगरों की स्टेट थी। ये किसी लीडर ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने स्टेट नहीं बनाई, डोगरों ने अपना खून दिया है इसमें। महाराजा गुलाब सिंह जी से लेके उनसे भी पहले इस स्टेट में पहले बिखरी हुई थी, उन्होंने इकट्ठी की। महाराजा गुलाब सिंह जी से लेके महाराजा हरि सिंह जी तक इस स्टेट को बनाने में, आगे बढ़ाने में, यूनिटी करने में बहुत बड़ा एक रोल रहा है डोगरों ने। और वाइज एक स्टेट थी जो डोगरा कोई अपनी स्टेट थी, उनकी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी छीनने का प्रयास किया। आप यूपी बिहार बाहर के लोग, गुजरात के लोग जहाँ लाएंगे और अपना हमारा कल्चर जो है उसको डाइल्यूट करने का प्रयास किया है। ये चीज़ ठीक नहीं है बीजेपी ने की। मैं आज भी कहता हूँ बीजेपी की लीडरशिप है, इसको रिविजिट कीजिए। ये लोगों को सेंटिमेंट हर्ट हुआ है। आपने लोगों को सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट करके 25 एमएलए या 2 बारी सांसद बना लिए हैं, मगर जो लोगों को एस्पिरेशन दिए थी वो नहीं हुए। अगर यही सोल्यूशन होता तो यूपी बिहार मध्य प्रदेश उड़ीसा वैसी स्टेटों में क्यों गरीबी इतनी है। करोड़ों लोग जो फुटपाथ में रहते हैं, वहाँ पैदा होते हैं भाई, बड़े होते हैं, शादियाँ करते हैं, वहीं मर जाते हैं। कहीं की पीढ़ियाँ निकल गई हैं, कहीं बरसों से बाहर रह रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोई भी फुटपाथ पे नहीं सोता है, कोई भी हाउसलेस नहीं है, कोई लैंडलेस नहीं है। जहाँ ये भाई स्टेट थी, इस स्टेट की अपनी एक पहचान थी। उस स्टेट में वेलफेयर स्टेट थी, सभी लोगों को जैसा राइट मिले हैं। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए एक आखिरी सवाल आपसे जरूर किया जाएगा। हमेशा से आपको लगता है कि कश्मीर पॉलिटिक्स हमेशा जम्मू पर हावी रही, जम्मू के साथ हमेशा क्या भेदभाव हुआ? पिछले कुछ सालों की बात करें या 2014 के बाद बात करें, जो वादे पिछली सरकारों ने या प्रेजेंट सरकारों ने जम्मू के वासियों को दिए कि हम ये करेंगे, आपको लगता है आज आकर कश्मीर पॉलिटिक्स हमेशा जम्मू की पॉलिटिक्स पर हावी पड़ती रही? है देखो 2014 तक कुछ चीज़ें ये बातें जम्मू के लोग महसूस करते थे। मैं और बीजेपी ने भी इसको एक मुख्य मुद्दा बनाया था।
है शुरू से, प्रजा परिषद से लेके जनसंघ और आपके अपना भारतीय जनता पार्टी तक इनका सफ़र जो रहा, इन्होंने इन मुद्दों को हमेशा उठाया, जोरदार वोट बैंक की राजनीति इन्होंने उठाया। और मैं इससे डिनाई नहीं करता, कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ में दिक्कतें थी, कुछ इशू में दिक्कतें थी और जो जिनको एड्रेस करना ज़रूरी था। मगर मुझे ये अफसोस होता है 2014 के बाद जहाँ जम्मू कश्मीर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की जो सरकार बनती है, साझा सरकार बनती है, उसने तो सारी सीमा क्रॉस कर दी है, उसने हद कर दी। 90-95% एक रीजन की अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, एम्प्लॉयमेंट में, फंड्स में, अलॉटमेंट में वहाँ हुआ। और जम्मू को टोटली डिप्राइव किया गया, जम्मू को तो टोटली मैं कहता हूँ मसल दिया गया। और जो बहुत ह्यूमिलेटिंग बात है, बीजेपी का जो पीरियड रहा जहाँ 2-2.5 साल, चाहे मुफ्ती साहब के साथ, चाहे महबूबा जी के साथ, वो वर्स्ट पीरियड रहा जम्मू कश्मीर का। और ब्लैक चैप्टर होगा जम्मू कश्मीर के इतिहास में। जो बड़े बड़े नारे देते थे, 25-28 MLA थे इनके पास, और ये अपने मंत्रालय में भी पूरा शेयर नहीं ले पाए। हम 16 MLA थे 2008-9 में, तो हमारे 13 मिनिस्टर थे और NC के 28 MLA थे, उनको 12 मिनिस्टर हुआ करते थे। बराबर शेयर उस वक्त तहसीलें बनी हैं, ब्लॉक बने हैं, डिस्ट्रिक्ट आजाद साहब ने बनाए, जब गुलाम पूरा बराबर जम्मू कश्मीर को 4-4 डिस्ट्रिक्ट बने हैं, तहसीलें बराबर बनी हैं, हाई सेकेंडरी हाई स्कूल बराबर बने हैं, उसके बाद आपके कॉलेजेस बराबर बने हैं, हर शेयर बराबर मिल गया। एम्प्लॉयमेंट में भी हमने डिस्ट्रिक्ट कैडर में बड़ा ट्रांसपेरेंट कर दिया, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट अप्लाई नहीं कर सकता था। उसके बाद प्रोविंशियल कैडर था, कश्मीर वाले जम्मू नहीं अप्लाई कर सकते, जम्मू वाले कश्मीर, वो भी हमने लगा। सिर्फ एक स्टेट सेक्टर में कहीं ना कहीं स्टेट कैडर में जो PSC के अंदर थे कहीं ना कहीं होती थी, वो आवाज़ हमारे टाइम में उठती थी, हम उसको कहीं ना कहीं मिनिमाइज करने में सक्षम रहे। और इतना कहता कहीं 50-50 हो जाते थे, कहीं भी हमारे लोग ज़्यादा बड़े होते थे, कहीं भी हमें 40 और 60 में चले जाते, कहीं वो हो जाते थे, कहीं ये रही हैं। उसको भी ठीक करने के लिए मैं ये कहता बीजेपी को काम करना चाहिए। मैं जब ये सरकार बनी है, मेरे इनके सीनियर लोगों से भी एक दिन ब्राह्मण सभा में प्रोग्राम था, मैंने उनको कहा, जुगल किशोर जी उस वक्त अध्यक्ष थे इसके और सांसद भी थे, मैंने उनको कहा कि आपको जी करना चाहिए, PSC एक है अदारा जिसको आप ठीक कर सकते हो, बाकी तो कहीं दिक्कत नहीं है कि हर डिस्ट्रिक्ट की सिलेक्शन होनी है 4th क्लास से लेके, मगर उसको ठीक करने के बजाय इन्होंने सारी हदें क्रॉस की है और टोटल अरोड कर दिया। JK बैंक की सिलेक्शन आप देखो तो 1-2-6 साल में इन्होंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं की, जो फॉर्म भरे गए थे वो सारी सिलेक्शनें बड़ी वाइस हुई हैं, अब बहुत फेवरेटिज्म हुआ और जम्मू को कहीं ना कहीं पीछे रखा गया। ये हुआ ऐसे फंड्स अलॉटमेंट में रही है, इस एम्स के लिए जम्मू के लोगों को लड़ना पड़ा, एजुकेशन लड़नी पड़ी, तो इसलिए बीजेपी को कोई अच्छा वो नहीं रहा। जो पिछले 2014 से पीछे देखें आप 1947 तक सफ़र, उसमें भी कमियां रही हैं, मैं नहीं कहता आवाज़ कहीं बुलंद हुई है, मगर इन्होंने एक बॉर्डर गार्ड बनाया इसमें। इनको मैं कहता हूँ इनका रिगार्ड जो है, इनको गोल्ड मेडल देना चाहिए कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने में, और ये कभी अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी किसी रीजन के साथ, जब जम्मू कश्मीर लद्दाख किसी रीजन के साथ इनजस्टिस नहीं करना चाहती, सबको अपना हक मिलना चाहिए और इस बात पे चुप नहीं रहेगी कि जम्मू के साथ अन्याय होगा हम चुप रहेंगे। जब असेंबली में थे तब भी हम लोग लड़ते रहे, जब हम बाहर हैं तब भी लड़ते रहे। अब कहते हैं हमेशा कोई दूसरा दिन नहीं होता जिस दिन हमारा कोई कार्यक्रम, हमने अपने विलेज से लेके ब्लॉक से लेके विधानसभा से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आप देखें पिछले 6 साल में पेपर भरे होंगे, हर जगह हमने इशू उठाए हैं, एजुटेशन भी की है, सिर्फ हम पीसफुल एजुटेशन करते हैं। कांग्रेस का एक कल्चर रहा है, कांग्रेस को संस्कार ऐसे मिले हमारे पूर्वजों ने, महात्मा गांधी जी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमें ये संस्कार दिए है कि हम पीसफुल तरीके से सत्याग्रह करें, हम तोड़ फोड़ पर विश्वास नहीं करते, हम लाठी नहीं मारते, हम पत्थर नहीं मारते, हम गाड़ी आगजनी नहीं करते, सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं करते, प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं करते, हम शांति प्रिय तरीके से बाल करते हैं। आज भी जो एजुटेशन चल रही है, इस एजुटेशन को हम लीड कर रहे हैं। अब जरूरी है हम युवाओं के अनएम्प्लॉयमेंट पे बोले, हम 202 पे असर 202 सिर्फ हम नहीं बोले, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने राज्यसभा में उठाया 202, आपने देखा पेपर, उन्होंने वहाँ उठाया, हर इशू को हम उठा रहे हैं। बॉर्डर के किसानों की जो हालत है उसको रोज उठाते हैं, सीजफायर वायलेशन जो हो रहा है। मैं 2 चीज़ें और कहूँगा आपके रिगार्ड के लिए, आप इसको मेरे चीज़ को देखना जी। जम्मू कश्मीर में 2014 से लेके 2020 तक
जिन्हें जितने मिलिटेंसी और पाकिस्तान फायरिंग में जितने बहादुर जवान ऑफिसर पैरामिलिट्री फोर्सेस इंडियन आर्मी के जम्मू कश्मीर पुलिस के हमने गवाए हैं, इतने किसी जंग में नहीं हुए। और इसलिए अगर पिछले 6 सालों की बात करें तो जितने एनकाउंटर साइट्स पर मिलिटेंट्स गए हैं, एक नामी गिरामी मिलिटेंट्स जिनके ऊपर इनाम हुआ करते हैं, जिनके ऊपर बहुत से लोग भटकते हैं, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो, पहली बार आज़ादी अगर देश की फौज को मिली है तो वो भी फौज भी मानती है कि इतनी आज़ादी उनको मिली है कि अगर कोई भारत माता के खिलाफ देखिए ये कन्वर्सेशन बहुत लंबी जाएगी, भारत माता के खिलाफ जो है जो भी आवाज उठाएगा उसको इसी तरीके से देश के हर एक नागरिक, हर एक जवान जो है वो इसी तरीके से जवाब देगा। देखिए मेरी बात सुन आपने कहा, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, आप आंकड़े मुझे दोबारा बुला लेना ना। मैं 6 साल में जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस इंडियन आर्मी के जवान और ऑफिसर शहीद हुए हैं, किसी जंग में नहीं हुए। मेरी बात कैलकुलेट कर बता तो मैं नंबर भी बता सकता हूँ, आप नहीं बताऊँगा, आप खुद टटोल उठा। चाहे वो 47 में पाकिस्तान ने अटैक किया, चाहे 62 की जंग है, चाहे 65 की है, 71 की है, इवन कि करगिल बार में सबसे ज़्यादा ऑफिसर शहीद हुए हैं, क्योंकि जंग ऑफिसर को आगे भेजा गया सबसे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड जहाँ पीट किया गया। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ जो चिंता का विषय करगिल की बात की, अगर वहां पर शहीद हुए हैं, जिस चोटी पर बैठकर पाकिस्तान की गोली आ रही थी और वहां से हिंदुस्तान के जब जवाबी कार्रवाई कर रहे थे, तो यहां से लेवल ऊपर के लेवल पर जब गोलाबारी होती है तो वहां पर फायरिंग दोनों तरफ से होती है और वहां पर जीत भी हासिल की, वो चोटी पर पहुंचे भी, जीत भी हासिल की। मगर आपको जानकारी नहीं रहती पूरी। करगिल 1971 में जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का पार्ट बना, 1971 तक पाकिस्तान के कब्जे में, तब नहीं सेना ने जीता हो। आपको रिकॉर्ड हमने पहले कहा जितनी सरकारें पहले भी आई अभी भी आई। देखिए ये देश की ये इन मुद्दों पर हम फिर किसी दिन चर्चा जरूर करेंगे। देखिए इन मुद्दों पे हम फिर चर्चा करेंगे। अगर मुद्दों पे जाएं, अभी इंडिया चाइना का जो हो रहा है वो तमाम दुनिया जानती है। जहां पर हमने 20 से 22 जो है शहीद हमारे जवान हुए, वहां पर 43 से 45 चाइना के भी। तो ये चीजें जो है ये इस पर हम सियासत नहीं कर सकते, हम बातें नहीं कर सकते, ये देश की अखंडता का सवाल है। मेरी बात सुनते ना, वन साइड बात नहीं करा करो। जब वन साइड कहते हैं फिर हमें भी बोलना पड़ता है। सीज फायर वायलेशन 6 साल में बॉर्डर में इतना हुआ, LOC पर, लाइन ऑफ कंट्रोल और IB पर, जितना पिछले 70 ईयर में नहीं हुआ। आपने कहा चाइना की बात, बिल्कुल इंडियन सेना के साथ कांग्रेस पार्टी और देश का आम नागरिक 135 करोड़ लोग उनके साथ, उन्हें शौर्य को सलाम करते हैं। मैं एक बात करूं, आपने इस समय कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का अगर बात करें वो चाइना की भाषा भी बोल रही है। अगर उस तरीके उस मुद्दे पे जाना नहीं चाहते, हम उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहते। देखिए हमने कहा इस बात को लेकर हम फिर किसी दिन कन्वर्सेशन बिठाएंगे, पैनल बैठेंगे, जरूर बिठाएंगे, लेकिन बात यही आती है। मेरी बात सुननी पड़ेगी आपको। क्या आपने आदरणीय मोदी जी का वो स्टेटमेंट पार्लियामेंट के बाद सुना था जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ? आपको पता सुना उसने क्या कहा? अब सुनो भाई, वो कहें वो देशभक्त हैं, कांग्रेस सार कोई सवाल पूछे देखिए तब देशद्रोही जी बात। राहुल 1 इंच मेरी बात, 1 इंच जगह भी यार नहीं ली चाइना ने। हमारे 20 लोग कैसे? राहुल गांधी जी उठते हैं, जादू की जप्पी भी देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। नहीं वो तो अच्छी बात है। हमने कहा महात्मा गांधी जी के नक्शे कदम पे हर एक युवा चलने को तैयार है। सिंपल सी बात है, कभी भी अहिंसा के बारे में व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। देखिए हमने वही कहा, हम इस कन्वर्सेशन को फिर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बात वही आती है जहां जब हिंदुस्तान की बात आती है वहां पर पार्टी की बात नहीं आती। हिंदुस्तान के जिस तरीके से इन्होंने भी कहा, हम एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम एक दिग्गज नेता नहीं हैं। देश सबसे पहले आता है, उसके बाद पार्टी आती है। तमाम मुद्दों को लेकर एक बार दोबारा से फिर कभी हम जी बिल्कुल देश की सरकार फिर कभी हम दोबारा चर्चा के विषय में हम बैठेंगे। और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। हमने बड़ा अच्छा एक क्वालिटी कन्वर्सेशन जो है पिछले आधे घंटे में आप तक साझी की। आप जुड़ रहे वॉइसेस के साथ, मैं राहुल खत्री, वॉइसेस।